गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बेटा 12th क्लास का जो 9th चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का वैश्वीकरण, इस वैश्वीकरण की थर्ड वीडियो बना रहे हैं। कल आप लोगों को वैश्वीकरण की परिभाषा, वैश्वीकरण के विभिन्न तरह के प्रकार जो कि आप लोगों के राजनीतिक थे, आर्थिक थे या फिर सांस्कृतिक थे, आपको तीनों पोर्शन बहुत अच्छे से समझा दिया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे जिस वैश्वीकरण के बारे में हम लोग इतना सब कुछ बोल रहे हैं, उस वैश्वीकरण का प्रतिरोध विश्व के तकरीबन हर कोने में होता रहा है। वो किस तरीके से होता रहा है और भारत उससे किस तरीके से संबंध है, आज की वीडियो में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें देखिएगा बेटा, आप लोगों का फर्स्ट टॉपिक ही है भारत और वैश्वीकरण। भारत और वैश्वीकरण यानी कि भारत एक ऐसा देश रहा है हमेशा से जिसके साथ व्यापारिक रिलेशनशिप काफी पहले से ही विभिन्न देशों के रहे हैं। अगर हम लोग इतिहास को उठाकर देखें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसने भी मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के साथ व्यापार रखा था। ठीक है, तो अब तो बहुत एडवांस टाइम आ चुका था, तो क्या अब भारत किसी और देश के साथ व्यापार नहीं करता होगा? तो व्यापारिक रिलेशनशिप भारत के कंटिन्यू चलते ही रहे हैं विभिन्न देशों के साथ। हाँ, बात दूसरी ये है कि जब हम लोग उपनिवेश बन गए ब्रिटेन के, उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ कच्चे माल के निर्यातक के रूप में बनकर खत्म हो गए, क्योंकि यहाँ से कच्चा माल ब्रिटेन में जाने लगा और वहां से बना बनाया माल भारत में आने लगा था। इस प्रक्रिया ने भारत की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल खत्म कर दिया, बिल्कुल निचोड़ के रख दिया, जो कि बेहद गलत साबित हुआ भारत के लिए। और यही जो गलत साबित हुआ भारत के लिए, इसी गलती ने झेला तकरीबन भारत आजादी 1947 से 1991 तक, जो ये एक बहुत लंबा चौड़ा आपका समय था। इसमें भारत की अर्थव्यवस्था जो स्टैंड नहीं हो पा रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ब्रिटेन वासियों की दी हुई सौगात थी। ठीक है, क्योंकि हम लोग आजाद भले ही हो गए थे, लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में हमारे हालात वाकई में बहुत खराब थे। 10th क्लास में आप लोगों को औद्योगिकरण वाला चैप्टर 5वां हिस्ट्री में पढ़ाया था, उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया गया था कि किस तरीके से औद्योगिकरण भारत आया और भारत में औद्योगिकरण आने के बाद भारत किस तरीके से ब्रिटेन के हाथ का, इंग्लैंड के हाथ का खिलौना बन के रह गया। ठीक है, अब आते हैं बेटा हम लोग आजादी के बाद। आजादी के बाद जब हमारे व्यापारी शुरू हुआ, उन्होंने व्यापार करना शुरू किया, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दिक्कत उनके सामने ये थी कि अगर किसी विश्व की बड़ी कंपनी ने भारत में एंट्री कर ली, अगर उसके जैसी 2-4 और आ गई, तो जो हमारे देश के उद्योगपति हैं, इन विचारों के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। यानी ये अपनी पहचान तो बना ही नहीं पाएंगे, पहचान बनने से पहले ही इनकी पहचान खत्म हो जाएगी। ठीक है, जो वाकई में एक बहुत बड़ी विकट परिस्थिति थी भारतीय सरकार के सामने। ठीक है, तो इस विकट स्थिति से पार पाने के लिए हमारी सरकार ने संरक्षण का मीनिंग होता है बचाना, यानी बचाने की, संरक्षित करने की, रक्षा करने की नीति का अनुसरण हमारी सरकार ने किया था। जो संरक्षणवाद है उसमें हमारे उद्योगपतियों को संरक्षण दिया गया था, छोटे छोटे व्यापारियों को संरक्षण दिया गया था, ताकि किसी भी बड़ी विश्व की किसी बड़ी कंपनी के साथ कंपटीशन अब इनको ना करना पड़े। कंपटीशन करने की हालत तक पहुंचना, इस हालातों तक पहुंचने का जो बीड़ा उठाना था, उस बीड़े उठाने में हम लोगों ने 1991 ला दिया। 1991 में हम लोगों ने एक बहुत बड़ी आर्थिक तंगी से उबार लेते हुए अपने देश में अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कर दिया। ठीक है, क्योंकि अब हमें लग रहा था कि हमारे जो व्यापारी हैं ये इस हालत में पहुंच चुके हैं कि अब वो वर्ल्ड के अगर कोई भी कंपनी भारत में आती है तो वो उसके साथ पूरे तरीके से अब वो सहमति जताते हुए काम करने के लिए रेडी है। अब ये विदेशी कंपनियों के हाथ का खिलौना नहीं बनेंगे, बल्कि उनके सहयोगी बनकर उतरेंगे या फिर उनके प्रति
है, जो आज भारत है वो कहीं ना कहीं 1991 में जो उदारीकरण किया था उसी का ही परिणाम है। ठीक है बेटा, जो ये आप लोगों की उदारीकरण की नीति है, इस उदारीकरण की नीति में सबसे बड़ा योगदान तुम्हारे राजीव गांधी का है। 1986 के बाद से ही इस व्यक्ति ने अर्थव्यवस्था को एक अच्छा सा एक डेवलप आप लोगों का मोड़ देने के लिए जो अर्थव्यवस्था का धीरे धीरे परिवर्तन किया वो इन्हीं को दे जाती है। और 1991 में नरसिम्हा राव जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह जो उस वक्त वित्त मंत्री थे उस सरकार में, उनके हाथों से उदारीकरण की प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है वैश्वीकरण का प्रतिरोध। प्रतिरोध यानी कि विरोध। जब हम इसको पढ़ेंगे, चाहे हम विश्व के लेवल पर पढ़े चाहे हम भारत के लेवल पर पढ़े, हम इसके प्रतिरोध को पढ़ेंगे तो वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा के तहत ही इसको पढ़ेंगे। बेटा वामपंथी विचारधारा वो है, याद करो इंडिया वाले बुक में पढ़ा था हम लोगों ने कि वामपंथी विचारधारा वो है जो गरीबों के लिए काम करती है। वो चाहते हैं कि सरकार गरीबों के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम कल्याणकारी शुरू करे जिनसे उनका विकास हो। ठीक है, ये विरोध करते हैं इस वैश्वीकरण का, वर्ल्ड लेवल पर विरोध करते हैं, वामपंथी को कहते हैं ये अगर प्रक्रिया चलती रही तो धनी और ज्यादा धनी हो जाएगा वैश्वीकरण की वजह से, और गरीब और ज्यादा गरीब हो जाएगा, और अमीर और गरीब के बीच में इतनी बड़ी खाई का निर्माण हो जाएगा कि उसको काटना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दक्षिणपंथी विचारधारा पाई है तो तीनों ही रूपों का विरोध कर रहे हैं, राजनीतिक भी, आर्थिक भी और आप लोगों का सांस्कृतिक भी। राजनीतिक तौर पर तो इनका मानना है कि राज्य बेहद कमजोर हो जाएगा। राज्य इतना कमजोर हो जाएगा कि अगर वो चाहे भी अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो नहीं हो पाएगा। डेवलप्ड कंट्रियों का बहुत ज्यादा प्रभाव उस पर बन जाएगा। दूसरा आर्थिक को लेकर ये कहते हैं कि जो अर्थव्यवस्था में संरक्षणवाद दे रखा है, ये संरक्षण मटिया मेट का कारण बनेगा। ठीक है, यानी पूरे तरीके से हम लोग डेवलप हुए भी नहीं है, उससे पहले विभिन्न देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां अलग अलग देशों में आनी शुरू हो गई है, जिससे हालात बेहद खराब होने वाले हैं। ठीक है, सांस्कृतिक रूप से कमजोर बनाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, विश्व की पश्चिमी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, तो भाई जरूर नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका तुम्हारा वैश्वीकरण के लिए विभिन्न आंदोलन भी चलते रहे समय समय पर। जो ये आंदोलन चले हैं, इन आंदोलनों का एक छोटा सा एग्जाम्पल 1999 में देता है सिएटल में। सॉरी, ये आंदोलन हुए, लेकिन ये आंदोलन समय समय पर चलते रहते हैं, लेकिन माइंडेड बेटा, इसमें जो आप लोगों के आंदोलन चलते हैं, इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है, जो वैश्विक लेवल पर शुरू होते हैं वैश्वीकरण के खिलाफ। ये पूरी वैश्वीकरण के खिलाफ आंदोलन नहीं है, वैश्वीकरण की किसी एक दो या किसी अन्य सिर्फ विचारधाराओं के खिलाफ है, उनकी नीतियों के खिलाफ आंदोलन होते हैं, वैश्वीकरण के खिलाफ आंदोलन नहीं होते हैं। ठीक है, और लोग इकट्ठे मिलकर एक जगह विरोध करते हैं। ये विरोध जैसे कि आप लोगों की 1999 में सिएटल में बैठक चल रही थी WTO की, मंत्री स्तरीय बैठक थी ये, और इसके बाहर लोगों ने इतना हंगामा मचाया था क्योंकि कहीं ना कहीं वो काफी प्रभावित हो रहे थे सरकार की आपके वैश्वीकरण की रणनीतियों से। ठीक है, इसके बाद WSL बेटा वर्ल्ड सोशल फोरम, ये पूरे वर्ल्ड के लिए काम करती है। इस वर्ल्ड सोशल फोरम के तहत वैश्वीकरण का विरोध होता रहता है। ठीक है, वैश्वीकरण की जो विभिन्न तरह की रणनीतियां हैं उनका विरोध चलता रहता है। इसके बाद ये होता है बेटा कि WSL की लगातार आप लोगों की बैठकें चलती रहती है, जैसे 2001 में ब्राजील के पोर्टल गेरे में हुई, 2004 में भारत की मुंबई में हुई, और अभी पीछे मार्च 2018 में फिर ब्राजील में हुई। ठीक है, ये तीनों आप लोगों की बुक में दे रखे हैं, इसलिए आप लोगों को याद रखने की जरूरी है। ओके, इसके बाद भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध बिल्कुल है भाई। यहाँ पर भी आप लोगों को वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा के साथ साथ वामपंथी दक्षिणपंथी सामाजिक आंदोलन के साथ एक चौथा पार्ट ISF यानी कि इंडियन सोशल फोरम, इसको भी
क्रांतिकारी है आप लोगों का वैश्वीकरण, ये नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से संरक्षणवाद पहले लागू था उसको फिर से लागू कर देना चाहिए। ठीक है, जो दक्षिणपंथी है इनका तो प्रॉपर मानना है, ये कहते हैं कि बिक गया है, सभी देश बिकने लग रहे हैं वैश्वीकरण के हाथों। जिस तरीके से भारत में भी जो नीम है, नीम को पेटेंट करा दिया गया यूरोपियन कंपनियों के नाम, इसको पेटेंट करा दिया गया पूरे तरीके से अमेरिका ने अपने नाम, उसी को अब हम लोग शुरू करते हैं बेटा। भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध, यानी भारत में भी वैश्वीकरण का लगातार विरोध होता रहा है। इस विरोध के चलते दोबारा से वही बातें जो हम लोगों ने वर्ल्ड लेवल पर पढ़ी थी, वामपंथी, दक्षिणपंथी, समाजवादी आंदोलन यानी आपके सामाजिक रूप से किए गए आंदोलन, और आईएसएफ यानी के इंडियन सोशल फोरम। अब इसमें देखिएगा बेटा, वामपंथी वही वामपंथी है जो चाहते हैं कि गरीबों के लिए काम हो, और इनका मानना है कि वर्ल्ड लेवल पर अगर विभिन्न देश समाज के अंदर घुस रहे हैं, अर्थव्यवस्था के अंदर घुस रहे हैं, राज्य के अंदर घुस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो गरीब है वो बेचारा पिछड़े रह जाएगा। ठीक है, और इसी को लेकर दक्षिणपंथी भी बेहद चिंतित है, क्योंकि इनका भी यही मानना है कि सांस्कृतिक पहचान लगातार हम खोते जा रहे हैं इस वैश्वीकरण की वजह से। सांस्कृतिक पहचान जैसे कि हमारे यहाँ नहीं मनाते हैं, कभी भी वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाता, हमारे यहाँ किसी भी तरह का मदर्स डे, फादर्स डे नहीं मनाया जाता, लेकिन अब ये सारे के सारे हम मनाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम पश्चिमी वैश्वीकरण से प्रभावित हैं। ठीक है, इसीलिए दक्षिणपंथी ज्यादा चिंतित है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो हम धीरे धीरे अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे और पश्चिमी संस्कृति को अपनाते चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इंडियन सोशल फोरम में बेटा ये भी समय समय पर वैश्वीकरण की विभिन्न नीतियों का विरोध प्रॉपर तरीके से करती है, जिसके कारण वैश्वीकरण की गलत रणनीतियों पर एक शिकंजा कसने का काम चलता रहता है। ठीक है, इसके बाद सामाजिक आंदोलन में बेटा कि समय समय पर विभिन्न तरह के सामाजिक आंदोलन होते ही रहते हैं भारत में, जिसका मेन उद्देश्य यही होता है कि भारत के नागरिकों को किस तरीके से संरक्षण दिया जा सके, इन्हें किस तरीके से विभिन्न देशों के हाथों की कठपुतली बनने से बचाया जा सके। ठीक है, तो ये इतना सारा जो वर्क किया जाता है सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से, ये वाकई में भारत में काबिल तारीफ है। ठीक है, तो बेटा यहाँ आप लोगों